नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग, हमें पूरा अंदाज़ा है कि आप सभी लोग यूपी पीईटी की तैयारी में अपनी अंतिम दिशा प्रदान कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं किया है तो अभी भी आपके पास 40 दिन का समय है, जिसमें आप सिलेबस वाइज सभी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इस बात से तो ज़रूर अवगत होंगे कि 15 नंबर का आपके पेपर में हिंदी की सिलेबस रखा गया है और हिंदी के सिलेबस में 15 नंबर में 10 नंबर अपठित गद्यांश से आने वाले हैं और 5 नंबर हिंदी के व्याकरण से आने वाले हैं। तो हिंदी के व्याकरण से बहुत ही गिने चुने टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, रस छंद अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए। मैंने देखा कि यूट्यूब चैनल पे कई चैनल वाले ऐसे हैं जो आपको दिग्भ्रमित करके छंद और अलंकार पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ने से क्या मतलब है जब वह आपके सिलेबस में है ही नहीं। मित्रों, आज हम 15 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं। समझ लीजिए, अगर आप 2-3 सीरीज में आपको दूंगा, 3-4 प्रैक्टिस सेट। अगर आप इस 15 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में 12-13, मैं मानता हूँ 14 तक आप अगर जाते हैं, 14 क्वेश्चन, क्योंकि आसान आएगा, कठिन नहीं आएगा। अगर आप 14 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एक अच्छी सुव्यवस्थित अवस्था में रहेंगे, जिससे आप जो है 15 नंबर में से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो श्रृंखला होगा 5 नंबर का व्याकरण का होगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस रचा गया है, उसमें कितने कांड है। ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 5, सी है 7, डी है 12। मित्रों, अगर आपको उत्तर इसका आता है तो लाइव की तरह इसे लीजिएगा। ऑफलाइन वीडियो आपके पास जाएगा, लेकिन आप इसे लाइव की तरह लीजिए और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मुझे भी लगे कि आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का जो रचा गया है उसमें कितने कांड है। मित्रों, 7 कांड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करिए। लोहे के चने चबा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आपके भी माता पिता बहुत ही मेहनत, खून पसीने की कमाई आपको दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि जो सपने आपको लेकर के उन्होंने देखा है उस सपने को आप साकार करिए। तो चलिए जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का कि माता पिता लोहे के चने चबा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होता है? बहुत कठिनाई झेलना, या स्पष्ट बात करना, या बहुत ही विश्वास रखना, या बहुत ही आशा रखना। तो मित्रों, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे, हमें पूरा उम्मीद है। इसका राइट आंसर होगा बहुत कठिनाई झेल करके। क्या होगा? बहुत कठिनाई झेल करके। लोहे के चने चबाना का मतलब बहुत कठिनाई झेल करके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिएगा, एक शुद्ध वाक्य छांटने के लिए अवश्य आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। एक कन्फर्मली एक क्वेश्चन आएगा। ये जो 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, नियमतः ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है, राधा घर नहीं थी, राम पाठशाला बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। क्या होगा? मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। चौथा सही होगा। ये वाक्य शुद्ध है। राधा घर नहीं है, ये घर नहीं होगा। राधा घर पर नहीं है, ये सही होगा। राम पाठशाला में बैठा है, राम पाठशाला बैठा है नहीं, राम पाठशाला में बैठा है। आपने अवश्य सुना होगा, आपने अवश्य सुना होगा। आप अवश्य सुने होंगे, ये गलत है। आपने अवश्य सुना होगा, ये सही होगा। ठीक है, तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है, यही शुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इसमें से आपको करना क्या है? अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन करना है। ठीक है, इसमें से ध्यान रखिएगा, इसमें से अगर दोनों में से किसी एक का भी आपको अर्थ आता है तो आप इससे क्लियरली उत्तर लगा लेंगे। जैसे अन्न का अर्थ आता है, अन्न का मतलब होता है अनाज। तो सबसे पहले देखिए, अनाज किस में लिखा गया है? इसमें नहीं लिखा गया है, इसे काट दीजिए, गलत है। इसमें नहीं लिखा गया है, इसे भी काट दीजिए। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। अन्न का मतलब अनाज होता है, एक इसमें है, एक इसमें है। अब 2 में आ गया, फिर आपको अंतिम वाला शब्द ढूंढना है, अन्य। जो पहले है, पहले उसका अर्थ आना चाहिए, जो बाद में है, बाद में उसका अर्थ आना चाहिए। बिल्कुल वही रखना है। दूसरा और अनाज अगर लिखा होता तो सही नहीं होता। ठीक है, तो अन्य का मतलब क्या होगा? दूसरा होगा, और अन्य का मतलब अनाज। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही दूसरा पहले लिखा होगा, अनाज बाद में लिखा होगा, मैं समझता हूँ कि ये दोनों
एर फेर करके लिखा गया होता तो उत्तर गलत हो जाता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। जो पहले होगा उसका पहला अर्थ, जो दूसरा होगा उसका दूसरा अर्थ लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके बीच है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। ठीक है, तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है वागीश्वरी, दूसरा ऑप्शन है शारदा, तीसरा ऑप्शन है वाणी, चौथा ऑप्शन है सुधी। तो आपको बताना है कि सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको इसका आंसर पता है। ठीक है, तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते ध्यान रखिएगा, वागीश्वरी का अर्थ भी होता है सरस्वती। माता शारदा का प्रयोग कई बार किया जाता है। ठीक है, ये भी सरस्वती जी का पर्यायवाची है। वाणी शब्द भी कहते नहीं है, वाणी में सरस्वती का वास होता है, अर्थात वाणी भी सरस्वती का समानार्थी होता है। लेकिन मित्रों ये जो सुधी शब्द दिया गया है ना, ये सुधी शब्द जो दिया गया है, ये सुधी शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि यह शब्द जो है पंडित जी का पर्यायवाची होता है। अगर आपसे कहा जाए पंडित का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुधी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 क्वेश्चन व्याकरण से ऐसे ही पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। आपको 2-3 सीरीज में आपको स्पष्ट कर दूंगा कैसे क्वेश्चन आने वाले। अब अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस अपठित गद्यांश को आप पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। विश्व की कोई, इसे पढ़िएगा, विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि कागज़ बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का साधन भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा सजोकर प्रवाहित होती हैं। आप एक बार पूरे अपठित गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पर आइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना, वन लगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएंगे। वनों के मूल्य को आंकने का मतलब क्या होता है, वनों के महत्व को समझना। ठीक है, आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल का मतलब क्या होता है, भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान या आश्रम का स्थान। मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा सभी लोग जानते हैं, आश्रय का मतलब क्या होता है, रहने का स्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच 73वां है, वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है। वनों के संरक्षण का अभिप्राय क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बेचना। मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा आप बताइए क्या होगा। ठीक है, वनों के संरक्षण का मतलब क्या होता है, वनों को बचाना। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, वनों को बचाना। जो आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और 15 में से जितने सही होते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा इतना सही हुआ है। मुझे भी पता चलेगा आपकी तैयारी अंतिम दिशा में है, कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट जरूर दूंगा कैसे आपको हिंदी को तैयार करना है या कैसे अन्य विषय तैयार करने हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा। आगे है, वन पर्यावरण की रक्षा करते हैं। क्या है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, लकड़ी देकर। वन पर्यावरण की रक्षा किस तरीके से करते हैं, ठीक है बताइएगा। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा कराने में सहायक बनकर के पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। नदियों में जलधारा मित्रों किसके कारण प्रवाहित हो रही हैं, तो वनों के कारण प्रभावित हो रही हैं। 75 का पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 10 क्वेश्चन आपने कर लिया, आसानी से किए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, अगला जो आपके बीच दिया गया है PDF, मतलब कि आपके अपठित गद्यांश दिया गया है, उसे आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। एक बार पढ़िए इसे। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय कभी लौटाया नहीं जा सकता। आज जो आप तैयारी कर रहे हैं, 40 दिनों की तैयारी, अगर आप आगे लेखपाल बन जाते हैं तो यह 40 दिन आपके जीवन का स्वर्ण युग कहलाएगा। और अगर यही 40 दिन आप खो देते हैं तो दूसरे लेखपाल बन जाएंगे, आप नहीं बन पाएंगे और यह 40 दिन फिर कभी वापस नहीं आने वाला है। ठीक है,
इसे यह क्लियर कर लीजिएगा। परंतु बीता समय वापस नहीं किया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र उस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग करके अपने पैरों का निशान छोड़ दिए हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं उसका क्या होता है, वे केवल हाथ मलते रहते हैं, वो केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं कर सकता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान करके इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो छात्र जीवन में समय का उपयोग बताया गया है। इससे ही क्वेश्चन पूछा गया है, आसानी से इसका जवाब दीजिएगा। समय का सदुपयोग का अर्थ क्या होता है, उसको संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ न करना, उसका अनादर करना, उसे व्यर्थ करना। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, इसका राइट आंसर होगा उसे व्यर्थ न करना। ठीक है, उसका समय का सदुपयोग का मतलब क्या होता है, उसे व्यर्थ न करिए, समय का सदुपयोग करिए। छात्रों के लिए समय के सदुपयोग अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो इसके महत्ता समझते हैं वो वही सफल होते हैं। सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते हैं, सदा पीछे रहते हैं। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है, इसे ही आप बताइएगा। ठीक है, आप लोग आंसर दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर है मित्रों, इसका राइट आंसर क्या है, जो इसकी महत्ता समझते हैं वही सफल होते हैं। ठीक है, अगर आप आज महत्ता समझ लेंगे तो कल आने वाले समय में आप क्लर्क या बाबू बन जाएंगे, आने वाले समय में आप नौकरी पा जाएंगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपके बीच है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है क्यों? क्यों है समय धन से अधिक महत्वपूर्ण? समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं, बहुत मेहनत से मिलता है। धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलता है, इसे बताइएगा। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है मित्रों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन वापस मिल जाता है लेकिन समय वापस नहीं मिलता है। एक बार 12 बज गया तो 12 बज गया, फिर वापस नहीं आने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, बताइएगा इसका। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता का मतलब क्या होता है, सतर्कता। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। प्रमाद, सतर्कता, होशियारी, चौकन्नापन। सजगता का मतलब मित्रों सतर्कता होता है, चौकन्नापन होता है, होशियारी होता है, लेकिन इस सजगता का मतलब प्रमाद नहीं होता है। प्रमाद का मतलब क्या होता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसे ज़रूर बताइएगा प्रमाद का मतलब क्या होता है। अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके 15वां क्वेश्चन है जो कि जानना आपके लिए आवश्यक है। बताइएगा इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा, अच्छा शीर्षक? मित्रों शीर्षक भी आपसे पूछा जाता है, तो इस अपठित गद्यांश में किसके बारे में क्लियरली बात की गई वही आपसे पूछा गया। जीवन और समय के बारे में, छात्र जीवन और समय के बारे में, छात्र जीवन के बारे में, या समय का अनुपयोग के बारे में? मित्रों इसमें जो है छात्र को कोरिलेट किया गया और समय को बताया गया है कि छात्र जीवन में समय किस तरीके से आपको सदुपयोग करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छात्र जीवन और समय के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किया है और कितने आपके गलत हुए हैं। इतने ही लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बस बिल्कुल मासूम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको जो हवा बना रहे हैं उन्हें हवा बनाने दीजिए, क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। आपदा में अवसर सब लोग ढूंढते हैं, आपके लिए भी अवसर है, उनके लिए भी अवसर है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं से भगवान कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ लोगों को करना ही है। तो वो लोग भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, आप भी अपना पढ़ाई करिए, किसी से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हवा मत बनाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको फिर एक बार आगाह करना चाहूँगा मित्रों, आप सभी लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जाइएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको जा रहा है, ऑफलाइन PDF के रूप में जा रहा है। उस प्रैक्टिस सेट को आप करिएगा। 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको दिया जा रहा है। उस क्वेश्चन को करने के बाद आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डेली टेस्ट एक देते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो को देखने के लिए।